अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाकिस्तान भर के तमाम नाज़रीन और बैरून मुल्क मुकीम तमाम पाकिस्तानियों को प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक में खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे अफ़गानिस्तान से अमरीकी अफवाज का इनखला और इसके अलावा जो तालिबान अपनी जो फ़तह करार दे रहे हैं इस चीज़ को, और वस्ती एशियाई ममालिक से जो पाकिस्तान तिजारती मुआहदे कर रहा है, पाकिस्तान को आगे चल कर किन मुश्किलात का सामना होगा, इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा सिंध में गवर्नर राज का जो मुतालबा ज़ोर पकड़ रहा है, इस पर भी नज़र डालेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान की मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। इन तमाम तर सूरत हाल पर गुफ्तगू के लिए आज हमने प्रोग्राम में मदऊ किया है PSP रहनुमा सफ़ान मलिक साहब को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, अमरीकी अफवाज का अफ़गानिस्तान से इनखला आपको इल्म होगा यकीनी तौर पर, या उनकी फ़तह है, और अगरचे अफ़गानिस्तान में तालिबान का ज़ोर होता है तो ये दीगर दुनिया के लिए कैसा साबित होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये एक एक्सपेरिमेंट था जो अमेरिका ने किया, और उस वक्त की सिचुएशन ऐसी थी, ऑब्वियसली हमारी भी लैंड यूटिलाइज हो गई इस सारे काम में। और आज जो लोग बैठकर इस तरह कहते हैं ना कि नो मोर, दैट्स गुड, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, बट द पॉइंट इज़ हमें उस वक्त के जोग्राफिया के हिसाब से बात कर दी है। उस वक्त के हालात ऐसे थे कि हमारा कोई भी नेबरिंग कंट्री हमारी सपोर्ट में नहीं खड़ा हुआ था। इंडिया वाज स्टैंडिंग जस्ट अगेंस्ट अस। ईरान में हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, चाइना के साथ ये CPEC वाले मामला नहीं चल रहे थे। तो एट दैट सिचुएशन एक सिचुएशन में एक फ़ैसला लिया उस वक्त के जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने। उस डिसीजन को हमने निभाया, पूरी इस कौम ने निभाया। उसके ज़ाहिर सी बात है खमियाजा भी हमें भुगतना पड़ा, लेकिन ऑब्वियसली तालिबान ने ये प्रूफ किया कि वो एक रियलिटी थे। अब ये सारी दुनिया में जो ख़ित्ते हैं, जो डिसीजन मेकिंग लोग हैं, ये उन्होंने सोचना है कि हाउ वुड थिंग्स गो इन द फ्यूचर। उनको इसी तरह क्या चीज़ों को चलाना है, या टेबल टॉक करके, या इसी ये जो बम मारने का जो इनका एक स्पेसिफिक स्टाइल है, एटीट्यूड है, नागासाकी हिरोशिमा से जो शुरू हुई, ये तो ने ये बम की सियासत करी। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल वर्ल्ड में अभी इन चीज़ों की गुंजाइश नहीं है। तालिबान ने ये मैसेज दिया है, और हम सबको ये मैसेज मिला है कि चीज़ों को टेबल टॉक पर हल करना चाहिए, और हर हाल में ऐसा ही होना चाहिए। जिस तरीके से वस्ती एशियाई ममालिक से पाकिस्तान मुआहदे कर रहा है, यकीनी तौर पर अमेरिका की आंख में खटक रहे हैं, और IMF ने देखा कि अभी जो $400 मिलियन का जो कर्ज है उसे रोक दिया है। आगे भी इस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है पाकिस्तान को, आप क्या कहते हैं इस पर? देखिए, पाकिस्तान को तो सबसे पहले ना दो चीज़ें हैं ना, कि पाकिस्तान दो जंगें इस वक्त लड़ रहा है। एक जो इंटरनल वॉर है जो विद इन द पाकिस्तान चल रही है, भले वो अब अलहमदुलिल्लाह थिंग्स आर गेटिंग वेरी मच अंडर कंट्रोल, लेकिन अभी भी आज आपका अक्सरियत तबका जो है वो एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखता है। गुर्बत की लहर जो है बहुत ज़्यादा इस मुल्क में है। ये तो इंटरनल प्रॉब्लम्स है, इसके रिपरकशंस हैं, ये इसके असरात सारी दुनिया में जा रहे हैं, और हमें एक्सटर्नली भी टेक्निकली हम वीक हो रहे हैं। और IMF से लोन ना मिलना, ये देखें, ये सारे काम ना वफाकी हुकूमत, जो भी गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट, उसका काम है कि वो इंश्योर करे कि वो पॉलिसीज़ ऐसे बनाए कि आपके इंटरनल मैटर्स विद इन द स्टेट कैन भी स्टेबिलिटी रहे, और मुल्क के बाहर भी स्टेबिलिटी रहे। लेकिन अफसोस के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जो है बहुत अनस्टेबल सी गवर्नमेंट है। बैसाखियों पर ये गवर्नमेंट बनी हुई है और ये चल रही है। इसके फैसले आपके सामने भी LNG के मुआहदे जो सारे हुए, इसकी वजह से कितना आपका जो इंडस्ट्रियल स्टेट है उसको लॉस उठाना पड़ रहा है, आम पब्लिक सफ़र कर रही है। तो देखें, जो विद इन द स्टेट ये प्रॉब्लम है, यही असरात फिर बाहर जाते हैं। फिर यही हमें अमेरिका से चैलेंज इसीलिए फेस करना पड़ रहा है कि हम विद इन आवर कंट्री हम स्ट्रांग नहीं है, हमारे अपने लोगों में आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक नहीं है। फिर एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पब्लिक फ्रेंडली नहीं है, लोगों के हक में बेहतर नहीं। तो जाहिर सी बात है सारी दुनिया में हमें चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा आइंदा भी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज़ ने कल जलसे में ये कहा है कि मेरे वालिद जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ थे, दौरान क़ैद उनको जान से मारने की साजिश की गई। ये आप इसको कैसे देखते हैं? ये इल्ज़ाम है या मफरूज़ा है? देखिए, मैं इसको तो एक मफरूज़े की तरह लेता हूँ। मैं बहुत सारी बातें ज़ाहिर सी बातें ऑन कैमरा हम नहीं कहते, लेकिन ये कि अगर कोई शख्स इस तरह की कोई बात या काम करना चाहे, तो हम भी पाकिस्तान में रहते हैं। आप 47 से लेकर आज तक की हिस्ट्री उठाकर देख लें, यहाँ पर जो शख्स ताकत में होता है वो कोई चीज़ एग्जीक्यूट करना चाहे तो ऐसा मुमकिन नहीं कि उसको कोई रोक सके। खुदा ताला की ज़ात ऑब्वियसली सुपीरियर इज़ एवरीथिंग, लेकिन हम ग्राउंड रियलिटीज़ की अगर बात करें, एग्जीक्यूशन हो जाती है। तो अगर वो मैं उनकी इस बात को जस्ट एक मफरूज़े की तरह लेता हूँ, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मुमकिन नहीं था वो यहाँ से ऐसे बचकर निकल जाते। ये पाकिस्तान है, आपको पता है, यहाँ की पॉलिटिक्स भी पता है। यहाँ पर तमाम लोग जो एनिमी होते हैं, जो अगेंस्ट चल रहे होते हैं, अगर उन्हें किसी चीज़ की एग्जीक्यूशन करनी होती है तो दे आर फ्री टू डू इट। बजट मंजूर होने के बाद तीसरी मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया, इस पर आपका क्या कहना है? देखें, ये हुकूमत की नाकस पॉलिसी है। हम इसको हर स्टेज पर
हर पॉइंट पर मैं इसको कंडेम करता हूँ। देखिए, आम एक गरीब मुतवस्सित तबके का शख्स है ना, उसकी एंड ऑफ द डे उसकी यूटिलाइजेशन ये है कि उसका पेट्रोल, उसकी प्रॉब्लम्स, उसके इश्यूज वो सेटल डाउन हो। आपका जब पेट्रोल महंगा होता है तो आपकी सब्जी से लेकर हवाई जहाज तक एवरीथिंग गोज अप। अच्छा, और ये तो वही गवर्नमेंट है ना जो हमेशा कहती थी कि अगर आपके मुल्क में टैक्सेस बढ़ जाएं, पेट्रोल पे टैक्सेस बढ़ जाएं, तो इसका मतलब आपका हुक्मरान चोर है। मैं इनको चोर नहीं कह रहा, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि आज अवाम आप ही की बातों को, आप ही के मफरूज़ों को, आप ही के स्टेटमेंट्स को अगर कोट करें तो आप क्या हैं आज? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नैब कानून में तरमीम की तरफ इशारा दिया है। आप क्या समझते हैं, पॉलिसियाँ मज़ीद सख्त होने जा रही हैं या कोई नरम जो है कि कोई पॉलिसी इख्तियार की जाएगी? देखें, माजरत के साथ इस पॉइंट पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि नैब जो है ना वो मैं कह देता हूँ क्योंकि हम भी इस चीज़ को, इन चीज़ों को फेस करते हैं और हमें पे बड़ी प्रॉब्लम्स उठानी पड़ती हैं। लेकिन बात यही है ना कि हक फिर हक है, हक रह जाता है और बातिल हमेशा के लिए मिट जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि देखिए, नैब जो है ना वो अपनी मर्जी से जो भी रनिंग गवर्नमेंट होती है उसका एक टूल बनकर काम करता है। ठीक है, मैं आपको क्लियर बिल्कुल कैटेगोरिकली इस पर अपना ओपिनियन दे रहा हूँ और शायद इसके बाद मुझे कोई नोटिस भी फेस करना पड़ जाए तो आई एम रेडी फॉर इट एज़ वेल। बात हमें सच और हक की करनी चाहिए कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ऐसा क्यों है कि आप उनके किसी मिनिस्टर के ऊपर, आप उनके किसी इलेक्टेड बंदे के ऊपर आप कोई बात करें। देखें, बात है कि अगर तनकीद बराए इस्लाह तो जमहूरियत का हुस्न है ना, होना चाहिए। क्यों ऐसा है कि जब हम तनकीद बराए इस्लाह भी करते हैं तो न्यूज़ चैनल्स के ऊपर भी नोटिस आ जाते हैं, उनके ओनर्स के पास भी, इवन हम लोगों के पास, ऑपोजिशन के पास भी नोटिस आ जाते हैं और उनको इस चीज़ पे सामना करना पड़ता है, उनको पकड़ के जेलों में भी डाल देते हैं, ये उनके ऊपर केसेस बना देते हैं। तो ये इस चीज़ को समझें। देखें, आज इमरान खान साहब हुकूमत है, अल्लाह का कानून है, हर उरूज के बाद जवाल है, हर दिन के बाद रात है। मैं नहीं कह रहा कि उनका कल जवाल लिखा हुआ है, लेकिन कोई तो ऐसा टाइम होगा जब वो भी अपोजिशन में जाकर बैठेंगे। 20 साल से वो अपोजिशन का हिस्सा थे, 20 साल के बाद आज अल्लाह ने उनको हुकूमत दी, तो उनको सोचना चाहिए कि वो हुकूमत में हुकूमत का किरदार अदा करें, अपोजिशन का किरदार अदा ना करें। उनके ये सारे अमाल आने वाले वक्तों में उनके ही गले का हार बन जाएंगे। मैं उनको बहुत वाज़े मैसेज ये दे रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ें, इस तरह की नैब गर्दी, आप देखें ना, मैं कोई मुस्लिम लीग नून का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन आप राना सनाउल्लाह को आपने 2 साल आप बंदों को अंदर बंद रखते हैं और एंड ऑफ द डे आप कोई चीज़ प्रोड्यूस भी नहीं कर पाते। हर शख्स के नैब के ऊपर कोई ना कोई केस रखते हैं इसलिए कि जिस वक्त वो ज़्यादा बात करे तो उसकी डोर खींच ली जाए। तो जो जेन्युइनली कोई चीज़ हो उसको नैब बिल्कुल इन्वेस्टिगेट करे, लेकिन इस तरह ना करे, इस तरह बाइस्ड एटीट्यूड के साथ लोगों के साथ काम करेगी, लोगों का इदारों पर से एतमाद उठता जाएगा। नहीं करना चाहिए ऐसा काम। देखिए, मैं आपको इसमें बता दूं कि अगर जहांगीर तरीन साहब के ऊपर कार्रवाई हो रही है ना, तो इनके अपने लोग उससे नाला हैं, उससे मुतमईन नहीं है, तो ही ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं। जो लोग इनकी छतर छाया में हैं, जो लोग इनकी अम्ब्रेला के नीचे बैठे हैं, वो आज भी बहुत मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना। क्यों ऐसा होता है? हलीम आदिल शेख के ऊपर बात हो जाती है तो जो बात कर रहे हैं उनके ऊपर नोटिस आ जाते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, हलीम आदिल शेख इनके अम्ब्रेला की, इनकी प्रोटेक्शन के नीचे। तो कहने का मकसद ये है कि देखें, हम इसको फ़र्द वाहिद पर स्पेसिफिक नहीं करते। जो लोग जिनके पास नोटिस आए उसमें हम एक्सेप्ट ये आपके जहांगीर तरीन जो कि इंटरनल पॉलिटिक्स का शिकार हो गए, वरना अगर वो भी चीज़ें स्टेबल और स्टेडी चलती रहती, आई डोंट थिंक सो कि उनके लिए कभी भी प्रॉब्लम कोई बनती। ये सिस्टम ऐसा जिसको वो चलाते रहे और करते रहे और इसी तरह वही तो जहाज़ में बिठा बिठा के लोगों को पहुंचाते रहे ना। तो क्या उस वक्त जहांगीर तरीन बहुत क्लियर थे, स्टेबल थे, समझदार थे, और आज जहांगीर तरीन में कुछ फ़र्क आ गया? आप और मैं इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि गवर्नमेंट बनाने में जहांगीर तरीन का क्या रोल था। तो ये बाइस्ड एटीट्यूड है, बाइस्ड गवर्नमेंट है। इनकी इन्हीं पॉलिसीज़ की वजह से एक आम आदमी से लेकर अपोजिशन तक हर बंदा सफ़र कर रहा है, एंड दे नीड टू थिंक अबाउट इट। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात होने जा रहे हैं और उससे कबल ही जो वावेला किया जा रहा है कि धांधली होगी, और बहुत सी जो सियासी जमातें हैं दौरान जलसा ये कहती हैं कि धांधली हमें नज़र आ रही है और नताइज को तस्लीम नहीं करेंगे, और अगर नताइज तस्लीम नहीं करते तो क्या सूरत हाल बनती नज़र आ रही है? देखिए, मैं आपको इसमें वाज़े बताऊं कि आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन जो है ऑब्वियसली एक कांटेदार मुकाबला है और पाक ज़मीन पार्टी भी इसमें इलेक्शन में भरपूर हिस्सा ले रही है और हमारे कैंडिडेट्स हैं जो दोनों साइड से उसमें इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। अब चीज़ ये है कि देखिए, ऑपोजिशन की इस वक्त यही एक कॉमन वतीरा है, एक कॉमन प्रैक्टिस है कि आप एक ऑप्शन हमेशा रखते हैं कि भाई अगर एंड ऑफ द डे मैं लूज़ करूं तो मेरे पास इतना विंडो कि मैं स्केप प्लान ले सकूं। तो वो स्केप प्लान की बात है ये सारी, इससे ज़्यादा बढ़ के इसमें कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप अगर हुकूमती जमातों को भी देखें, रोज़ हमारे और आपके पास खबरें आ रही हैं कि एक दिन रोक कर कोई इनके अली अमीन गंडापुर साहब हवाई फायरिंग कर रहे हैं, दूसरे दिन लोगों में पैसे बांट रहे हैं, तीसरे दिन गैर इखलाकी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये देखें ना, इनकी तो पॉलिटिकल अपब्रिंगिंग पता चल रही है ना कि किस जहन के लोग हैं। देखें, आप सियासी इख्तिलाफ रखें, लेकिन आप इस चीज़ को तो नहीं भूलें ना कि वो जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो किसी की माँ है, बहन है, बेटी है, बाप है, भाई है। तो इसका लिहाज करें। हमारे जो मुआशरा है उसमें औरत का एक रुतबा है, मकाम है, हम एक औरत को इज्जत से दें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तमाम
तौर तरीके सिखाएं। तो आज हम जब खड़े होते हैं तो आप इनके लोगों की आप लैंग्वेज सुने कि किस ज़बान में बात करते हैं, ये बताती है कि इनकी पॉलिटिकल अपब्रिंगिंग कितनी ज़्यादा क्वेश्चनेबल है। और ख़ुद मरियम नवाज साहिबा को भी ये सोचना चाहिए कि वो इलेक्शन को जेन्युइनली कंटेस्ट करें। क्या हर दफ़ा ऐसे ही होगा जब वो जीतेंगी तो इलेक्शन जो है वो एक नंबर है, और जब वो हार गई तो भी धांधली हो गई, बायस्ड इलेक्शन है? तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क दिस वे। इनको ये चीज़ सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि आने वाले वक्त में इंतखाबी इस्लाहात, आज मरियम नवाज ये बात करें, उनके पास ऑप्शन ही क्यों है? आज एमक्यूएम ये बात करे, पीटीआई ये बात करे, पाक से ज़मीन पार्टी की बात करे, ये ऑप्शन किसी के पास होना ही नहीं चाहिए। आप इंतखाबी इस्लाहात की बात करें, आप चीज़ों को इतना क्रिस्टल क्लियर, इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट कर दें कि कोई भी नॉर्मल आदमी के पास बोलने की गुंजाइश। क्या सारी दुनिया में इलेक्शंस नहीं हो रहे? हमारे पड़ोसी मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से वोटिंग होती है, सब चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे, तो वाई नॉट अस? हम भी तो साथ साथ ही अलग हुए ना, उन्होंने भी हमारे साथ ही चीज़ें चलाना शुरू की, तो उन्होंने कर लिया और हम नहीं कर सके। तो हमें इस चीज़ पे नज़रसानी करनी पड़ेगी कि हमें क्यों वही एक फरसूदा निज़ाम ऑफ वोटिंग को ही हमें अपने साथ लेकर चलना है, क्योंकि वो कुछ लोगों के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि कुछ लोगों को वो इक़्तिदार में लाने के लिए बैकडोर का काम करता है। तो हुकूमत को ये चाहिए कि पीटीआई गवर्नमेंट को, क्योंकि वो इस वक्त रूलिंग पार्टी है, कि वो इस तरह के इंतखाबी इस्लाहात करें कि चाहे कश्मीर हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे कराची हो, चाहे ठट्टा हो, एनी प्लेस इन द पाकिस्तान, ये इल्ज़ामात कोई ना लगा सके ना उठा सके। बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब जो है ना, वो कभी भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नहीं बने, वो हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आज़म बने। पहले दिन से उनकी स्ट्रैटेजी जो रही, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं इनको मार दूं। अच्छा यार, आप इलेक्शन से पहले कोई बात करें ना, तो आपका पेस वो कुछ डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन अब आप इलेक्शन जीत चुके हैं, आप असेंबली में बैठे हैं, जो अपोजिशन में लोग बैठे हैं वो भी सड़क से उठ के नहीं आ गए, किसी के वोट लेकर इलेक्ट हुए। जो अपोजिशन में बैठे हैं, दे आर ऑल्सो द वोटर्स, दे आर ऑल्सो द ऑप्शन सिलेक्शन एंड इलेक्शन ऑफ द वोटर्स। तो उन लोगों की भी आप राय को सुप्रीम रखें, आप अपोजिशन लीडर को बुलाएं। जाहिर सी बात है, उन्होंने काम की फिजा रखी नहीं ना। कितने सारे काम ऐसे होते हैं जो आपको अपोजिशन की मदद से, मशवरे से करने होते हैं, वेदर अपोजिशन लीडर आपका है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन आपको लगाने, डिफरेंट डिसीजंस होते हैं। स्पीकर के मामले में आपको अपोजिशन के साथ बैठना है, लेकिन जब आपकी टोन ही ये रहेगी, मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं इन्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा, मैं इन्हें चौक चौराहों पर लटकाऊंगा, जब इलेक्ट होने के बाद भी आपकी यही जबान रहेगी, हाउ कम इट इज़ पॉसिबल? आप अपोजिशन आपके साथ एक पेज पे कभी भी नहीं आएगी। आपको अपने आपको जो आपके इर्द गिर्द के लोग आपको मरवा रहे हैं, आपकी गर्दन में जो सरिया डला हुआ है, सरिये की वजह से आप फंस रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और आने वाले वक्त में और ज़्यादा धंस जाएंगे। तो उसके ऊपर नज़रसानी करें, लोगों को साथ लेकर चलें। अपोजिशन भी लोगों के वोट से आई है भाई, सड़क से उठ के नहीं आ गई है कोई अपोजिशन। आपके पास वोट ज़्यादा हो गए, कैसे हुए, क्या हुआ, हम आपको सबको पता है, लेकिन आपने गवर्नमेंट बना ली ना। लेकिन जो लोग अपोजिशन में बैठा है वो भी भाई कहीं से इलेक्ट होकर ही आया है, वो सड़क से उठकर नहीं आया। ये चीज़ इनके जहन में जाए, इनको समझे ये हुकूमत के नशे में इतने ज़्यादा धुत हैं कि इनको नहीं समझ में आ रहा। वो समझ रहे हैं कि ना ख़त्म होने वाला वक्त है ये। एमक्यूएम पाकिस्तान एक मरतबा फिर ये नारा लगा रही है और ये मुतालबा कर रही है कि सिंध में गवर्नर राज का निफाज होना चाहिए। आप इससे इत्तफाक करते नहीं, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, मैं इस पर इस बात पर अगर मैं मुझे 2 मिनट लूँ कमेंट करने के लिए, कि देखिए इनका ये पुराना वतीरा है कि जब ये इनकी सियासत डूब रही होती है तो ये इस तरह के नारे लगाते हैं। अच्छा, अब तो मैं मजबूर हूँ ये कहने पे कि ये खोखले नारे लगाते हैं, ये इस्तेलाह भी मैं साथ लगाने पर मजबूर हूँ। उसका रीज़न ये है कि दे ऑल वर इन द पावर फॉर लास्ट 32 ईयर्स। 11 इलेक्शन ये जमात जीती। आज अगर आपकी लॉ मेकिंग प्रॉपर होती, आपको इस गवर्नर राज की ज़रूरत ही नहीं थी। आज ये इख्तियारात का रोना रोते हैं। इनसे कोई ये पूछे जाकर कि भाई ये इख्तियारात गए कब? भाई इख्तियारात, आप तो सिंध में ही थे ना, आप कराची की आप जमात थे, सिंध की आप एक नुमाइंदा जमात थे, सिंध की दूसरी बड़ी जमात थे। ये इख्तियारात गए कब? तो मालूम ये चलता है कि 2013 में लोकल बॉडीज़ एक्ट, जिस वक्त एमक्यूएम के वजीर मौजूद थे तमाम, जिस वक्त एमक्यूएम का गवर्नर मौजूद था, एमक्यूएम का जिस ज़माने में तूती बोलता था इस शहर में, सूबे में, उस वक्त लोकल बॉडीज़ एक्ट फारूक सत्तार साहब ने, उनके लोगों ने, डॉक्टर शतुल इबाद ने साइन करके सारे इख्तियारात दिए। आज ये कौन से गवर्नर राज की बात कर रहे हैं? ये इख्तियारात लोकल बॉडीज़ के पास थे जब, तो सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने शहर में कितना काम किया, हम सब उसके गवाह हैं। ये कराची दुनिया के 12 तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल हो गया था उनके वक्त में, तो डेफिनेटली काम हो रहा था, इख्तियारात थे, तो चीज़ें चल रही थी। क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी कि 2013 में आपने लोकल बॉडीज़ एक्ट पास कराया और बल्दियाती सतह के जितने इख्तियारात थे वो उठा के आपने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दे दिए? और जब आप हर चीज़ आज लूज करके बैठे हैं तो आप कह रहे हैं गवर्नर राज लगा दो, सूबा बना दो। अब इनसे कोई जाकर ये पूछे कि सूबे की बात करके मुहाजिरों को देखे ना, मुहाजिर इस आग में जल चुके हैं। इसकी आग हर मुहाजिर घर तक पहुंची है। जिसको आग नहीं पहुंची उसकी तपिश पहुंची है, लेकिन आज भी इनके कलेजे ठंडे नहीं हुए इतनी लाशें देखकर। ये आज भी
सूबे का नारा लगाते हैं। अब कोई ज़रा इनसे ये पूछे सूबा बनाएंगे कैसे? आईनी तरीका तो ये है कि सिंध असेंबली में 2/3 मेजॉरिटी इनको चाहिए, वो मेजॉरिटी आज इनके पास है नहीं, तो ये चैप्टर तो क्लोज हो गया। अब बात करते हैं स्ट्रीट पावर पे सूबा बनाएंगे, तो स्ट्रीट पावर पे किसके अंडर में सूबा बनाएंगे? बैठे हुए इनके साथ आमिर खान साहब हैं, 10,000 मुहाजिर नौजवानों को मरवाने के ऊपर उनको मनो मट्टी तले सुलाने में आमिर खान साहब का हाथ है। तो क्या उस शख्स के नीचे वापस क्या कराची की माएँ तैयार हैं अपने बच्चों को वापस कुर्बान करने के लिए? तो ये सरासर झूठ, फरेब, धोखे पर मबनी एक बात है। इन लोगों का शदीद बाइकॉट अभी हो रहा है, आपके सामने ही इनके क्या हालात हैं, और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह कंप्लीट वाइप आउट हो जाएगा इनका। शहर कायद में 5 से 10 मिनट की जो बारिश होती है जलता ले कर देती है। करंट लगने के वाक़यात में गुज़श्ता रोज़ कितनी हलाकतें हुई, इसका ज़िम्मेदार आप किसको समझते हैं? देखें, मैं इस पर यह कहना चाहूँगा कि रास्ता कोई बचा ही नहीं है निजात का, मुस्तफ़ा कमाल ने हल दिया है हमें मुश्किलात का। रास्ता कोई बचा ही नहीं है निजात का, मुस्तफ़ा कमाल ने हल दिया है हमें मुश्किलात का। हम बन गए हैं लश्करे महमूद गज़नवी, यहाँ हर एक कदम पे बुत है सोमनाथ का। देखें, कराची वाले हर एक कदम पे इन्हीं सोमनाथ के बुतों का सामना कर रहे हैं। इस प्रॉब्लम पर हमारे पास सिर्फ MQM इज़ नॉट द ओनली पार्टी टू बी ब्लेम्ड। आप MQM, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 13 सालों में 10,242 अरब रुपए ये सूबे में खर्च कर चुके हैं, और आज सूबे की पोजीशन आपके सामने है कि 2 कतरा बारिश होती है। कल का मैं आपको वाकया बता रहा हूँ कि एक शख्स करीमाबाद के सामने उसका एक्सीडेंट हुआ और वो शख्स उसका इंतकाल हो गया करंट लगने की वजह से। अब हम जिस इदारे की गफलत की वजह से ये हुआ, उसको कौन मैनेज करेगा? सूबाई हुकूमत का काम है उसको ताबे करना कि वो इस चीज़ को इंश्योर करे कि कराची में लोग इस तरह करंट लगने से ना मरे। लोग मर जाते हैं, कोई पीछे पूछने वाला नहीं। और आप यकीन माने कि वो शख्स, उसके यहाँ 5 मिनट के बाद उसके घर में विलादत हुई है, उसके बच्चे की पैदाइश हुई है, और करीमाबाद पर वो करंट लगने से वो मर गया। तो आप बताएं कि वो माँ जो अपने शौहर का इंतजार कर रही थी अपने बच्चे की विलादत के बाद, वो नहीं देख सकी। वो बच्चा जो अपने बाप को देखना चाहता था, वो बच्चे को तो आज पता ही नहीं कि उसका कितना बड़ा नुकसान हो चुका, और उस नुकसान के जिम्मेदार ये तीनों लोग हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। 300 अरब रुपए इस शहर में सैयद मुस्तफ़ा कमाल के हाथ से खर्च हुए, और उसमें सिर्फ डेवलपमेंट तो नहीं हुई, तनख्वाहें गई, उसमें ADP फंड्स थे, उसके अंदर फ्यूल था, टैक्सेशन था, डिफरेंट इशूज़ थे। उसके बाद 150-200 अरब रुपए में ये शहर ये बन गया जो आज हमारे आपके सामने था, जो उनका बनाया हुआ शहर आज तक चल रहा है। तो क्या ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 10,242 अरब रुपए के बाद भी इस सूबे में कुत्ते काटने की वैक्सीन नहीं दे सकी, पानी नहीं दे सकी? K3 का प्रोजेक्ट मुस्तफ़ा कमाल के हाथ से अल्लाह ने कराया। क्या K4 कंसीव मुस्तफ़ा कमाल के हाथ से, K4 कंप्लीट नहीं करा सके? आज भी कितने मिलियन गैलन्स डेली शॉर्टेज है इस शहर में पानी की, इस सूबे में पानी की। मैं क्यों सिर्फ इस शहर की बात करूं? ये सूबा लाड़काना कोई के पेरिस बन गया। लाड़काना के क्या हालात हैं, सखर के, मुरो के, नवाबशाह के, एवरीथिंग, सब चीज़ें इन्होंने बर्बाद कर दी हैं। 2300 अरब रुपए इन्होंने तालीम पर लगाए। अभी मैं बैठ के इनकी एक रिपोर्ट पढ़ा था कि 2300 अरब रुपए लगाने के बाद भी तालीम में आज इनके 60% स्कूलों में अंदर गधे और गायें बंधी हुई है। तो क्या सिंध के लोगों का ये हक है कि उनके साथ ये किया जाए? ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ताकि देखें, ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से ये शहर दुनिया की 3 बदतरीन शहरों में आ गया है। ओवरऑल वर्ल्ड रैंकिंग उठाकर देखें कि ये शहर रहने के एतबार से दुनिया के 7 बदतरीन शहरों में आ चुका है। तो 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहर को 7 बदतरीन शहरों में लाने में पीपल्स पार्टी का भरपूर किरदार है। और MQM उनकी आलाकार बनी हुई है, तहरीक इंसाफ उनकी आलाकार बने। तहरीक इंसाफ ने इस पूरे सूबे में को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथों गिरवी रख दिया, और तय ये हुआ है कि हम तुम्हें वहां तंग नहीं करेंगे, तुम हमें यहां तंग नहीं करना। तो इसी तरह ये देखें ना, इनके ये अलायंस बने हुए, वहां वो इनको नहीं छोड़े वफाक में, अगर ये इनको छेड़े तो 2 दिन इनकी गवर्नमेंट नहीं चल सकती। ये सारा PDM का जो शराजा बिखरा, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इसी वजह से ये सारे इख्तिदार में चलाते जा रहे हैं, आगे बढ़ाते जा रहे हैं, और ये सारा काम इसी तरह चलता रहेगा। कराची वाले सफर करते रहेंगे। इसके साथ मैं एक छोटी सी अपील ये करूंगा कि कराची वालों को सोचना चाहिए कि कराची वालों ने किन लोगों को इलेक्ट करके ऐवानों तक पहुंचाया है। कल हम एक इशू को डिस्कस कर रहे थे, IPMR की बिल्डिंग को उठा के रातों रात SIPMR बना दिया गया। एजुकेशन के ऊपर ये हमला कर रहे हैं, हेल्थ के ऊपर ये हमला कर रहे हैं। अरबों रुपए का हेल्थ का बजट है, और आज आपके सामने कराची के बड़े अस्पतालों की क्या हालात है। तो थिंग्स हैव टू बी चेंज्ड, एंड इट शुड बी चेंज्ड बाय द पीपल ऑफ कराची एंड द पीपल ऑफ सिंध। देखें, पीपल्स पार्टी का तो आई वुड यूज द वर्ड मुस्तकबिल तबाहकुन होना चाहिए, तबाहकुन होना चाहिए। इनकी तबाही से
एक एक गांव में मरने वाला बच्चा, इनके सरों पे बद्दुआएं लोगों का। देखें, जब लोगों की आहें निकलेंगी ना, ये अर्श पे पहुंचेंगी। फिर अल्लाह का एक कानून है, जब अल्लाह का कानून हरकत में आएगा तो ये तसव्वुर नहीं कर सकते। ये क्या समझते हैं, मैं बहुत सारी गवर्नमेंट्स के भी नाम नहीं ले रहा, हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन बहुत सारी गवर्नमेंट्स थी जिनके बारे में लोग सोचते थे कि ये दौर ऐसा है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन अल्लाह ने ख़त्म कर दिया ना उन दौरों को। तो ये अल्लाह का कानून है, जो अदवार, जो दौर जुल्म पर मबनी हो जाए। हज़रत अली का कॉल है ना कि कुफर की हुकूमत चल सकती है लेकिन जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती। तो इनका मुस्तकबिल तबाह कुन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल तबाह कुन है। इंशाल्लाह सिंध के लोग मुस्तफ़ा कमाल को जानते हैं, मानते हैं, उनके कामों की तारीफ़ करते हैं और इंशाल्लाह उनको इलेक्ट करके लेकर आएंगे और हम ये प्रूफ करेंगे। देखिए, हमारी लेगेसी ये काम की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे काम करा चुका है, काम ले चुका है। तो ऑल वी नीड इज़ अनदर चांस। एक अनदर चांस पे एक और दफ़ा हम इस शहर को बनाना चाहते हैं, एक और दफ़ा सूबे को बनाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के पास, एमक्यूएम के पास अल्लाह ताला ने तमाम मौके दे दिए इनको, इनके हिस्से में सिवाय जिल्लत रुसवाई के और कुछ नहीं आया, और लोगों के हिस्से में सिर्फ तबाहकारियाँ और बर्बादियाँ आई। अब वक्त है फैसले का, इंशाल्लाह आने वाला वक्त पाक सरज़मीन पार्टी का है। कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र सूबाई हुकूमत ने फैसला लिया है कि तालीमी इदारे एक मरतबा फिर बंदिश का शिकार होंगे और इंडोर डाइनिंग का जो फ़ैसला अभी सहूलत थी वो भी ख़त्म कर दी जा रही है। आपकी नज़र में इसका मुतबादिल कोई हल है या नहीं? देखें, सिंध हुकूमत ने सबसे ज़्यादा बाइस्ड एटीट्यूड कराची वालों के साथ इस दौर में रखा। कई इन्होंने, इनके असिस्टेंट कमिश्नर्स, इनके डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स, इन डिप्टी कमिश्नर्स, इन्होंने कराची को, इनके एसएचओज ने कराची को मफतूहा इलाका समझा है। और इस मफतूहा इलाके में ये ऐसे हैं जिनको ना अगला पता है इसके शहर का, ना पिछला पता है। जिस इलाके में उनको पोस्टेड है उनको खुला एंड दिया हुआ है, जो करना है करो। कराची के ताजिरों ने इस लॉकडाउन में जो लास्ट गुजरा है, बदतरीन एटीट्यूड को फेस करा है। कई करोड़ रुपए रिश्वत की मद में उन्होंने दिए हैं। हमारे दफ्तरों पर वो तमाम लोग आते रहे, अपने ग्रीवेंसेस बताते रहे। सिर्फ इनका तरीकाकार, एक इनका असिस्टेंट कमिश्नर या इनका डिप्टी कमिश्नर वहां जाता था, एक दुकान को बंद करके एक डेमोस्ट्रेशन देता था, अगली दफा उनका जो फ्रंट मैन होता था वो जाके उस पूरी मार्केट से पैसे समेट कर लाता था। इसी तरह जो इनके एसएचओस थे उनकी सेटिंग बनी हुई थी, उनको कोई बोलने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं, इतने पावरफुल कर दिए आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इस वक्त ये तो चीफ जस्टिस साहब का बयान है ना कि एएसआई भी आप अगर सिंध में जाके देखें तो आपको उसकी पावर का अंदाजा नहीं है। मैं एएसआई की बात कर रहा हूं, तो एसएचओ और फिर उसके ऊपर की जो हायरार्की है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि आप किस तरह इस सिस्टम को चैलेंज कर सकते हैं। तो ये तमाम इकदाम जो करते हैं ये सिर्फ कराची दुश्मनी इकदामात हैं। मैं ये कहीं नहीं कह रहा कि कोरोना पे आप एहतियात ना करें। बीइंग अ डॉक्टर मैं इसको बिल्कुल समझता हूं कि इसकी इंटेंसिटी क्या है। कोरोना की अगर हम एहतियात ना करें तो कितनी प्रॉब्लम्स लोगों को उठानी पड़ सकती हैं, लेकिन क्या सारी दुनिया चल नहीं रही? एसओपीज, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, उनकी इंप्लीमेंटेशन करें। आप बगैर मास्क के किसी को अपने गैदरिंग्स आप करने के लिए रोकें, बड़े मॉल्स करने जाने ना दें। आप कश्मीर के अंदर तो जब इलेक्शन लड़ते हैं तो सारे मिलकर आप खड़े भी होते हैं, पीपल्स पार्टी वाले तकरीर भी करते हैं। सिंध में आप इलेक्शन करते हैं, कोई कैंपेन करते हैं तो आप सारे जलसा करते हैं, सब कुछ करते हैं, तब कोरोना नहीं फैलता। जब कराची के ताजिरी कोई एक्टिविटी करना चाहता है क्या तभी कोरोना फैलता है? जब डाइनिंग रेस्टोरेंट्स खुले होते हैं क्या तभी सारा कोरोना फैलता है? क्या जब कराची के लिए कोई बेहतरी बढ़ रही होती है, काम चल रहा होता है, कराची के ताजिर मुतमईन हो रहे होते हैं, तो ही आपको पैसे कमाने के लिए सारी चीज़ें याद आती हैं। ये कराची के लोगों पे काली ज़र्ब लगा रहे हैं। कराची के ये डरे उस वक्त से जब कराची के ताजिर, कराची के स्टूडेंट्स, कराची के नॉर्मल लोग इनके ऊपर काली ज़र्ब लगाएं। शहरी सिंध के लोग, देही सिंध के लोग सब सफ़र कर रहे हैं, लेकिन कोरोना के नाम पे जितना इस शहर ने सफ़र किया उतना किसी शहर ने नहीं करा। इनको आइंदा चाहिए कि ये पॉलिसीज़ अपनी बिल्कुल रेगुलराइज करें, ये बाइस्ड एटीट्यूड अपना ख़त्म करें, एसओपीज़ पर अमल कराएं, एस टू लोगों के कारोबार बंद कराएं, एसओपीज़ पे अमल कराएं, एस टू लोगों के ठिए गिराएं, उनसे रिश्वतें समेटें, और अपने जितने भी इनके मातहत लोग हैं जो इन्होंने अपॉइंट किए हुए, एसीज, डीसीज, एसएचओस, उनको भी ये वार्न करें कि अगर कराची वालों ने खुदा ना खास्ता जवाब देना शुरू कर दिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी इनको। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। व्यूअर्स, प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचता, अपने मेज़बान वक़ार हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने निगहबान।